टू फैब क्लासेस। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने अकाउंटिंग के ऊपर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट की है। आज उसी अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए जर्नल एंट्रीज़ के ऊपर हम इम्पोर्टेंट 30 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए अपने इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। विच अकाउंट इज़ यूज टू रिकॉर्ड आइटम्स रिलेटिंग टू इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड गेन्स। देखिए सिंपली ये रूल जो है आपको क्या करना है, याद रखना है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। ठीक है ना। पर्सनल का क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। और नॉमिनल का क्या होता है, डेबिट ऑल इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इस हिसाब से राइट आंसर आएगा डी, नॉमिनल अकाउंट। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच व्हाट इज द गोल्डन रूल फॉर पर्सनल अकाउंट। देखिए अभी मैंने बता दिया कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ठीक है ना। तो राइट आंसर आएगा सी। हम रैपिड फायर कर रहे हैं, मतलब कि जल्द से जल्द ये 30 एमसीक्यूज़ को करने की कोशिश करेंगे कि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। अंडर द मॉडर्न अप्रोच विच टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स फॉलो द सेम रूल, डेबिट फॉर इंक्रीज एंड क्रेडिट फॉर डिक्रीज। देखिए सिंपल सी बात है कि CLEAR इसका क्या मतलब है कि कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू जब ये बढ़ेंगे तो ये क्रेडिट होंगे, लेकिन एक्सपेंस और एसेट, क्या एक्सपेंस और एसेट जब ये बढ़ेंगे तो ये डेबिट होंगे। तो इसका सिंपली क्या मतलब आया कि ऐसे कौन से अकाउंट हैं जो कि जब इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, तो वो होगा एसेट एंड एक्सपेंसेस। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। आ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट इज वन दैट रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक पर्सन और ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल। देखिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वो होता है जो कि रिप्रेजेंट करे किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को या ग्रुप को। तो उस हिसाब से यहाँ पर आएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ये क्या होता है, ये एक क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ आर इंटेंजिबल रियल अकाउंट डिफाइंड। तो रियल जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं रियल, वो कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए सिंपली वो कैसे होते हैं, वो जैसे कि गुडविल, ट्रेडमार्क एंड पेटेंट्स, जिनको हम टच नहीं कर सकते बट उनकी मॉनेटरी वैल्यू है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। अंडर द मॉडर्न अप्रोच इफ अ लायबिलिटी इंक्रीजेज द अकाउंट शुड बी, जब भी लायबिलिटी या कैपिटल बढ़ेगी तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज अ रियल अकाउंट अंडर द ट्रेडिशनल अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंगली हम रियल अकाउंट किसको कहेंगे। तो देखिए सिंपली रियल अकाउंट होगा बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है ना। जो बैंक फिक्स डिपॉजिट होता है ना, ये सिंपली बात है ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो जो बैंक अकाउंट होता है वो क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ द बिजनेस रिसीव्स रेंट विच अकाउंट इज क्रेडिटेड अंडर द ट्रेडिशनल अप्रोच। अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम रेंट रिसीव कर रहे हैं तो कौन सा अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, रेंट आ रहा है कैश की फॉर्म में आ रहा है तो कैश टू रेंट अकाउंट। तो क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट सिंपली रेंट अकाउंट होगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो राइट आंसर हमारा डी आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, अंडर द मॉडर्न अप्रोच ड्राइंग्स आर ट्रीटेड एज अ रिडक्शन इज। देखिए ड्राइंग्स कौन, पहली बात है कि ड्राइंग करता कौन है, ऑनर करता है। जब ऑनर विड्रॉ करेगा या तो पैसा या तो गुड्स, तो वो क्या कर रहा है, अपने बिजनेस से क्या कर रहा है, या तो पैसा निकाल रहा है या तो गुड निकाल रहा है। तो बिजनेस में उसने क्या लगाई है, कैपिटल लगाई है, तो रिडक्शन भी क्या होगी, कैपिटल होगी। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, द वर्ड जर्नल इज ड्राइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड जोर विच मीन्स। सिंपली जर्नल वर्ड जो कि फ्रेंच वर्ड से निकाला हुआ है जोर, उसका मतलब क्या होता है, तो उसका सिंपली मतलब होता है डे, तभी जर्नल को डे बुक कहा जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 12 है, वाई इज द जर्नल ऑफन कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसको ओरिजिनल एंट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि ट्रांजेक्शन जो है सबसे पहले यहाँ पर ही रिकॉर्ड होती हैं। तो राइट आंसर सी आएगा। ठीक है ना। मैं इतना एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम प्रैक्टिस करने बैठे हैं यहाँ पर। ठीक है ना। हाँ ओके। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज जर्नलाइजिंग। तो जर्नलाइजिंग क्या है, द सिस्टमैटिक एक्ट ऑफ एंटरिंग ट्रांजेक्शन्स इन अ डे बुक। क्या जो सिस्टमैटिक एक्ट है ट्रांजेक्शन्स को एंटर करना डे बुक में, उसी को जर्नलाइजिंग कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, इन अ जर्नल एंट्री वेयर इज द नेम ऑफ अकाउंट टू बी डेबिटेड रिटर्न। सिंपली आप एक चीज़ याद रखिए कि डेबिट साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड
क्रेडिट साइड यानी कि राइट हैंड साइड। तो हम डेबिट कहाँ पर लिखेंगे, तो बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट डज नरेशन रिफर टू इन अ जर्नल एंट्री। देखिए जब भी हम जर्नल एंट्री करते हैं, जैसे कि कैश टू, हमने किया है सिंपल कैश इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस में, तो एक तो कैश की एंट्री आएगी, तो टू कैपिटल आएगा, ठीक है ना, टू कैपिटल आएगा। तो नीचे हम क्या लिखेंगे, सिंपली हम लिख लेंगे कि बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस। तो नरेशन सिंपली क्या होता है, एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होती है ट्रांजैक्शन की ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है ना। तो राइट आंसर सी है। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ती है। इन द स्टैंडर्ड परफॉर्मा ऑफ अ जर्नल हाउ मैनी कॉलम्स आर देयर। तो हम बना के सीधे देखते हैं, ठीक है ना, जिससे आपको फिर से रिवाइज हो जाए। सबसे पहले एक आ जाती है डेट, ठीक है ना, डेट के बाद क्या आएगा भाई, डेट के बाद पर्टिकुलर आएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद भाई लेजर वैल्यू आएगा, ठीक है। लेजर वैल्यू के बाद भाई एक आएगा डेबिट और एक आएगा क्रेडिट। तो अकाउंट कितने हुए, 1 2 3 4 5। तो सिंपली कितने कॉलम्स होते हैं, तो भाई 5 कॉलम्स होते हैं, अकाउंट नहीं सॉरी कॉलम, ठीक है ना, 5 कॉलम होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लेजर फॉलियो कॉलम्स इन द जर्नल। तो सिंपली लेजर फॉलियो का क्या मतलब होता है कि जब हम रेफरेंस लें कहाँ पर, जब हम लेजर में जाके अकाउंट्स देखें तो हमें पता चल सके कि भाई वो जर्नल में कहाँ रिकॉर्ड किया गया है। और वैसे ही जब हम जर्नल देखें तो हमें पता लगे कि जो हम ये ट्रांजैक्शन देख रहे हैं इसके हम अकाउंट हमें लेजर में कहाँ मिलेंगे। टू नोट द पेज नंबर ऑफ द लेजर वेयर द एंट्री इज पोस्टेड, ठीक है ना। तो राइट आंसर ए है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हेन रिकॉर्डिंग अ क्रेडिट एंट्री इन द पर्टिकुलर्स कॉलम इट इज प्रोसीडेड बाय द वर्ड। देखिए सिंपली जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, कैश अकाउंट डी आर टू कैपिटल अकाउंट। तो टू जब भी हम क्या करेंगे, अपना जर्नल एंट्री करेंगे, जो हम जिस हम जिसे कहते हैं ना, जिसको हम क्रेडिट करेंगे, जिस अकाउंट को या जिस भी मतलब पर्सन को, किसी को भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तो उससे पहले हम टू लगाएंगे, सिंपल सी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल आर रिकॉर्डेड इन विच ऑर्डर। तो सिंपली जो ट्रांजैक्शंस हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि डेट वाइज रिकॉर्ड की जाती हैं, यानी कि जब जैसे वो ऑकर होंगी हम तभी उनको क्या कर देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, अ थिन लाइन ड्रॉन थ्रू द पर्टिकुलर्स कॉलम आफ्टर एन एंट्री सिग्निफाइज। जब भी हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। एक हमने एंट्री लिखी जैसे कि वही कॉमन कैश टू कैपिटल, ठीक है ना, कैश टू कैपिटल, ठीक है ना। सी कैसे बन गया बस समझ जाओ यार, कैश टू कैपिटल। इधर हमने लिखी नरेशन, ठीक है ना। अब इसके नीचे हम क्या करते हैं, एक लाइन लगाते हैं। अब वो किस लिए लगाते हैं, ये बताने के लिए कि जो एंट्री है उस ट्रांजैक्शन की वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ए आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ फर्नीचर इज परचेज्ड फॉर कैश विच टू अकाउंट्स आर अफेक्टेड। देखिए हम एंट्री बनाते हैं कि हमने क्या लिया, फर्नीचर लिया और कैश में लिया, ठीक है ना, कैश के अगेंस्ट लिया। तो मतलब फर्नीचर अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट, ठीक है। एक्चुअली में ना अगर एक्चुअली में देखा जाए तो फर्नीचर से थोड़ा यहाँ पर टू आता है, ठीक है ना, तो उस साइड आता है, पर जगह की वजह से मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, सिंपली बात है। तो कौन से दो अकाउंट जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, एक तो फर्नीचर हुआ है और दूसरा कैश हुआ है, दोनों रियल अकाउंट है, ठीक है, दोनों एसेट है, ठीक है। तो सिंपली कौन से दो अकाउंट जो हुए हैं, एक तो फर्नीचर हुआ है और एक कैश हुआ है। अब क्या होता है कि अगर हमने फर्नीचर परचेज किया होता लेकिन कैश पर नहीं क्रेडिट पर, तो सिंपली फिर एक दो कौन से दो अकाउंट जो हैं वो इन्वॉल्व होते, एक फर्नीचर होता और दूसरा जो सप्लायर जिससे हम लेते, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसका बी है। तो क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं, बैड डेट रिकवर्ड इज क्लासिफाइड एज व्हाट नेचर अंडर द मॉडर्न अप्रोच। देखिए सिंपली बैड डेट्स वो जिसे कहते हैं ना, डेटर्स होते हैं जिनको हम राइट ऑफ कर देते हैं, जिससे हमें होता है कि अब ये हमें इनसे पैसा नहीं मिलेगा, यानी कि वो पैसा डूब गया। अब क्या होता है कि अब अचानक वो कहते हैं कि चलो हम वो पैसे दे देते हैं, तो उनसे हमें पैसा आ जाता है। अब हमने उनको राइट ऑफ कर लिया था, अब क्या बोलते हैं, हमने उनको राइट ऑफ कर लिया। अगर वो पहले हमें दे देते तो हमारे डेटर्स होते, तो एक हिसाब से वो हमें एसेट होता जो कि सेल्स के अगेंस्ट में मिलता, ठीक है ना। लेकिन अब हमने उनको राइट ऑफ कर लिया था, लेकिन अब वो हमें पैसा दे रहे हैं, तो सिंपली वो हमारे लिए एक रेवेन्यू या गेन हुआ, ठीक है ना। वो या क्योंकि उनको हमने एज अ लॉस पहले बता दिया था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर
23 को पढ़ते हैं। व्हेन अ बिजनेस स्टार्ट्स विथ कैपिटल द जर्नल एंट्री इज बैंक अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट वाई इज बैंक डेबिटेड। सिंपल सी बात है कि अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें हम पैसा लगा रहे हैं और हमने पैसा बैंक में जमा करा दिया, तो हमने एंट्री की बैंक अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। हमने बैंक अकाउंट को डेबिट क्यों किया भाई? इसलिए किया क्योंकि वो एक एसेट है और वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, इस वजह से। तो क्वेश्चन नंबर 24 है परचेस्ड गुड ऑन क्रेडिट फ्रॉम अ क्रेडिटर विच अकाउंट इज क्रेडिटेड। देखिए परचेजेस टू क्रेडिटर आएगा, ठीक है ना। अब मैं आपको लिख बताता हूँ कि देखिए अगर हम परचेजेस करेंगे कैश के, अगर हमने परचेज की, ठीक है ना, DR पर कैश से की, ठीक है ना, कैश दे के की, तो सिंपली आ जाएगा परचेज अकाउंट टू कैश। अब क्या हुआ कि हमने क्या कर दिया कि हमने परचेज तो की है गुड्स की, परचेजेस, ठीक है ना, गुड्स को गुड्स नहीं लिखते, परचेजेस लिखते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है ना। परचेजेस की है हमने DR, बट कैश नहीं दिया हमने, हमने सिंपल उधारी पर लिया है, ठीक है ना। तो टू हमने क्या किया है, क्रेडिटर्स के थ्रू लिया है। तो अब हमने अगर क्रेडिटर्स के थ्रू लिया है तो सिंपली हम जो क्रेडिट किसको करेंगे, क्रेडिटर्स को करेंगे, ठीक है ना। क्रेडिटर्स को क्यों करेंगे, परचेजेस यानी कि हमारा एक्सपेंस है, बड़ा है, डेबिट हुआ। अब अगर हम मॉडर्न अप्रोच से बात करें तो देखिए परचेजेस हमारा क्या है, वो हमारा एक्सपेंस है, ठीक है ना, वो हमारा एक्सपेंस है, हमारा बड़ा है, तो इसलिए हमने डेबिट किया। अब हमने उधार पर लिया जिसकी वजह से हमारी लाइबिलिटी भी बढ़ी है। जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए क्रेडिटर्स को हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है ना, सिंपल इसका ये फंड है। तो क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़े। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 25 है इफ इंटरेस्ट रिसीवेबल इज रिकॉर्डेड व्हाट इज इट्स नेचर अंडर द ट्रेडिशनल अप्रोच। देखिए अगर हम इंटरेस्ट रिसीवेबल है, इंटरेस्ट हमें आना है, हमने किसी को पैसा उधार दिया या हमने कहीं इन्वेस्ट किया वट और उसमें से हमें क्या है, आना है, पैसा आना है या पैसा आ रहा है, तो ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से हम उसको कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, हम उसको एसेट बताएंगे, रियल अकाउंट बताएंगे, नॉमिनल बताएंगे या पर्सनल बताएंगे। देखिए हम उसको पर्सनल अकाउंट बनाएंगे। ये हमेशा याद रखना कि जो इंटरेस्ट रिसीवेबल होता है ना उसको हम पर्सनल बताते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है कोई एक ऐसा पर्सन या एंटिटी जिसने हमें इंटरेस्ट देना है, ठीक है ना, इसलिए ये क्या बनता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बनता है। तो अगर ये भी बोले कि कौन से टाइप का पर्सनल अकाउंट है, तो भाई ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम एवरी ट्रांजेक्शन इफेक्ट एटलीस्ट। देखिए डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंगली सिंपल सी बात है कि एटलीस्ट 2 अकाउंट तो जिसे कहते हैं इफेक्ट होंगे ही होंगे, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, फिर उसको हम कहते हैं कंपाउंड एंट्री, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड एंट्री, लेकिन एटलीस्ट 2 तो होंगे ही। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन हमें क्या कहती है, तो पहले मैं लिखाता हूँ फिर वो आपको बताता हूँ। देखिए बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन हमें सिंपली ये कहती है कि जो एसेट्स हैं वो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के इक्वल हैं। तो इसमें ढूंढो, देखिए कि एसेट जहाँ पर हो और कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के इक्वल हो, ठीक है ना। अब हम देखते हैं, देखिए एसेट्स हैं लेकिन लाइबिलिटी प्लस इनकम आ गई, इनकम नहीं भाई, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट कैपिटल है तो इधर एसेट माइनस लाइबिलिटी होना चाहिए था। अब एसेट प्लस एक्सपेंसिस इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस इनकम। हाँ ये हो सकता है। अब ये मॉडर्न अप्रोच आ गई। मॉडर्न अप्रोच क्या आ गई, सिंपल सी मॉडर्न अप्रोच बताऊँ फिर आपको। एसेट और एक्सपेंस ये डेबिट होंगे, कैपिटल लाइबिलिटी रेवेन्यू ये क्रेडिट होंगे। तो ये सिंपली ये आ गई, ठीक है ना। तो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता था, हालांकि अगर आप ऐसे भी देखो कि बाकी कहीं पर भी ना कैपिटल प्लस लाइबिलिटी नहीं दिया, यहाँ पर लाइबिलिटी प्लस इनकम दे दिया, यहाँ पर एसेट प्लस लाइबिलिटी दे दिया और यहाँ लाइबिलिटी माइनस कैपिटल दे दिया, तो वैसे भी आप थोड़ा जज कर सकते थे कि राइट आंसर इसका सी होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। इफ डेप्रिसिएशन इज रिकॉर्डेड व्हाट हैपेंस अंडर द मॉडर्न अप्रोच। जब हम डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करते हैं तो मॉडर्न अप्रोच के अंडर क्या होगा, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी और एसेट इंक्रीज होगा। भाई लाइबिलिटी कैसे इंक्रीज होगी और एसेट कैसे इंक्रीज होगा, डेप्रिसिएशन हो रहा है कि वियर टीयर की वजह से एक जो एसेट है उसकी जो वैल्यू गिर रही है, तो एसेट इंक्रीज नहीं होगा, पहले बात तो एसेट डिक्रीज होगा। तो पहले ये देखो कि एसेट कहाँ कहाँ डिक्रीज हो रहा है। अच्छा एसेट एक यहाँ, एसेट यहाँ हो रहा है तो ये गलत है। अच्छा एसेट डिक्रीज हो रहा है तो इसको हम कर सकते हैं
एक्सपेंसेस डिक्रीज़ हो रहे हैं। और भाई एक्सपेंसेस कैसे डिक्रीज़ होंगे, कैपिटल डिक्रीज़ होती है। कैपिटल कहाँ से आ गई, तो सिंपली एक्सपेंस जो है वो इंक्रीज, एक तो एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हो रहा है और दूसरा हमारा एसेट डिक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन वेयर टेयर होता है, जिससे क्या होते हैं हमारी मशीनरी की वैल्यू कमती है। और डेप्रिसिएशन को भी हम एज अ एक्सपेंस ही समझते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, सिंपली वो एक जो है हमारी मशीन की वैल्यू को ख़त्म कर रही है। तो इसका राइट आंसर बी आएगा, एक्सपेंसिस इंक्रीजेज एंड एसेट्स डिक्रीजेज। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रीपेड सैलरी इज क्लासिफाइड एज एन डैश अंडर द मॉडर्न अप्रोच। देखिए सिंपल सी बात है कि प्रीपेड सैलरी क्या हुआ, सैलरी हो गई जो हमने पहले से दी हुई है, ठीक है ना। प्रीपेड सैलरी का क्या मतलब है, मतलब कि हमने अगले 2 महीने की एडवांस में किसी को सैलरी दे दी। अब हमें 2 महीने मतलब किसी को पैसा नहीं देना, पर वो हमारे लिए काम करेगा। तो सिंपली क्या ये हमारा एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस तो बिल्कुल भी नहीं है। लाइबिलिटी हुई, लाइबिलिटी ये होती कि हमने अगर किसी से ली होती और हमें किसी का काम करना है अभी, ठीक है ना, हम कहीं काम करते हैं, हमने एडवांस में 2 महीने के पैसे ले लिए, तो अब हमारे ऊपर लाइबिलिटी है कि उस 2 महीने का हमने काम करना है। रेवेन्यू, क्या वो हमारे लिए रेवेन्यू है, कहीं कहीं से हमें पैसा आ रहा नहीं, बट वो हमारा एसेट, हम उसे कह सकते हैं कि वो हमारा एसेट है, ठीक है ना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ दिस इज अ टेंजिबल रियल एसेट। इनमें से कौन सा टेंजिबल एसेट है। देखिए पेटेंट जो है वो टेंजिबल तो नहीं है, मशीनरी टेंजिबल है, ट्रेड रिसीवेबल्स जो हैं वो हमारे टेंजिबल्स तो हम नहीं कहेंगे, गुडविल ये भी हमारे टेंजिबल तो नहीं है। तो इस हिसाब से राइट आंसर बी आएगा, ये हमारा टेंजिबल रियल एसेट है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया। आज की ये वीडियो मैंने बहुत तेज़ बोली है, क्योंकि इससे पहले मैंने 2 बार रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, एक बार 25 मिनट की, एक बार मतलब की, तो वो उस वीडियो में कोई एरर आता रहा, जिसकी वजह से मतलब वो सही तरीके चल नहीं रही थी। तो अब मैं, इसलिए मैंने ये तीसरी बार ट्राई किया और इसलिए तेज़ तेज़ बोला है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, बाय।